तो देखो, तो पहला चैप्टर लिखो, पहला चैप्टर लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना वैसे लिखना, वैसे बनाना, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेंगे? सबसे पहले मैटर की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मैटर की, ठीक। अब मैटर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। वो हर एक चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसका अपना क्या होता है? मास होता है, वही क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। समझे? अब तुम अपने आसपास देखोगे तो कुछ भी जो दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड है, मैं हूँ, वाटर है, ठीक है, यहाँ तक कि जो एयर है, इन सब के पास अपना क्या होता है? मास होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। अच्छा, एयर एक स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं करता है? करता है। अरे यहाँ एयर स्पेस ऑक्युपाई किया कि नहीं किया हो भाई साहब? किया ना, ठीक है। कोई सॉलिड है, ये बुक हो गया तुम्हारा जो कि टेबल पर रखा हुआ है, तो ये भी क्या किया हुआ है? स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है और इसका अपना क्या है? मास है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये जान पाते हैं कि मेनली हमारे पास तीन ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं, ठीक है, जिनके पास मास भी होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया, क्या हो गया? लिक्विड हो गया, और क्या हो गया? एक गैस हो गया, ठीक है। ये आसपास हम लगातार देखते रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये लगातार हम अपने आसपास देखते रहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या ये तीनों मैटर ही हैं? बोलो, ये तीनों मैटर है ना? तो ये मैटर के तीन स्टेट हो गए, मैटर के तीन स्टेट हो गए। अब बस इसमें कुछ थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। कॉमन चीज क्या है जाए? इन तीनों में कॉमन चीज क्या है बताओ? इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? कि इन तीनों के पास क्या है? मास है, और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। पक्की बात है। अब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपको बताया जाता है कि सॉलिड का अपना क्या होता है? डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम। मतलब इनका शेप, साइज, वॉल्यूम क्या है? चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी सॉलिड को एक जगह से दूसरे जगह रख दें, इस बुक को ही अगर हम किसी डब्बे में डाल दें तो क्या बुक का साइज बदल जाएगा? नहीं ना। तो अब सॉलिड जो है अपना शेप और साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ठीक है। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अपना शेप, साइज को चेंज करता है, बस वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। जैसे कि अगर डब्बे में 1 लीटर पानी है, आपके बॉटल में 1 लीटर पानी है, तो उस 1 लीटर पानी को आप किसी बर्तन, दूसरे बर्तन में डाल दो जिसका शेप कुछ और है, तो उसमें भी पानी 1 लीटर ही आएगा। मतलब 1 लीटर ही होगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, आधा लीटर नहीं हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या रहने वाला है? लिक्विड में डेफिनिट रहने वाला है। शेप, साइज क्या रहेगा? इनडेफिनिट रहेगा। लगातार क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, ठीक है, कंटेनर के हिसाब से, ठीक है। तो जिस तरह के कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे, वह लिक्विड उस कंटेनर के शेप में बदल जाएगा। पक्की बात है? बोलो। लेकिन वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अगर पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से कम और ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। फिर बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या होता है कि गैस का जो शेप है, साइज है और जो वॉल्यूम है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं। ये बदलते रहते हैं, ठीक है, ये लगातार बदलते रहते हैं। अब गैस को तुम इस छोटे से कमरे में अगर क्या है, इसमें डाल दो गैस को, तो ये पूरा एरिया क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। और इतना ही गैस एक छोटे से शीशी में डाल दोगे तो उसमें भी हो जाएगा। बोलो। परफ्यूम जैसे देखो, परफ्यूम कहाँ होता है? एक छोटे से शीशी में होता है। अगर स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है, देखते हो ना। तो उसका वॉल्यूम, उसका शेप, उसका साइज, तीनों के तीनों क्या है? इनडेफिनिट है। पक्की बात है? बोलो। दूसरी बात हम इसमें बात करते हैं कि जो सॉलिड बना होता है वो कैसे बना होता है? तो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में क्या होते हैं जी? चिपके होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास पास, कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में ये आपस में क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्लोजली
पैक्ड होते हैं, जिसके वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये देख रहे हो, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है कि स्पेस है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं, खाली जगह, स्पेस। और इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। पक्की बात है। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस होता है, ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। पक्की बात है। तो सबसे पहली बात, सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, क्लोजली पैक्ड है, जिससे कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, चिपकना। तो यहाँ पे सभी के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है। तो इतने से पता चलता है कि जहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो होगा। बोलो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो लेकिन स्पेस कम हो। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा अपने आप। पक्की बात है। वही अगर हम बात करें लिक्विड में, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स जो है ना। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। पक्की बात है। अब दूर दूर होने से क्या हुआ बाबू, इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस था वो बढ़ गया। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे के इन्वर्सली है जी? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पक्की बात है। वही अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी दूर दूर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा होने से इनके बीच में लग रहे इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम क्या हो गया, कम हो गया, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। पक्की बात है। जबकि लिक्विड में इससे ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ही इसका अपना शेप और साइज क्या रहता है, इसका शेप साइज क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो इसका शेप साइज बदलता रहेगा, और इसमें पूरी तरीके से बदलता रहेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। पक्की बात है। तो इनका शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों के तीनों इंडेफिनिट होंगे। लिक्विड में शेप, साइज इंडेफिनिट होंगे लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होगा, और सॉलिड में तीनों के तीनों क्या रहेंगे, डेफिनिट रहेंगे, फिक्स रहेगा। जैसे कि ईंट ले लो, ईंट को कहीं फेंको तो फ्लो तो नहीं कर जाएगा ना भाई साहब, वो फैल जाएगा क्या, वो नहीं ना, अपना शेप साइज चेंज नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड को कहीं फेंको तुरंत फैल जाता है, तो अपना शेप साइज क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। पक्की बात है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब इसमें अगली प्रॉपर्टी बात करने वाले हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है। अब ये बताओ, सॉलिड को तुम अगर कंप्रेस करने जाओगे तो क्या कंप्रेस कर पाओगे अच्छे तरीके से? खास करके ईंट हो, कोई रॉड हो, कोई ये ब्रेंच ही हो गया, ठीक है, ये पेन ही हो गया, अगर इसको हम दबाएं तो क्या होगा, कंप्रेसिबल है क्या ये? नहीं ना, कंप्रेस होंगे ही नहीं, कितना भी दबाओगे कंप्रेस नहीं होंगे। एक दो चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, वो फोम हो गया, स्पंज। स्पंज सॉलिड है लेकिन दबाओगे तो कंप्रेस हो जाता है। रबर है, रबर को खींचोगे तो, पक्की बात है ना, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या एक्सेप्शन है। बाकी जो सॉलिड का अपना नेचर है वो क्या है, उसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस जल्दी नहीं होगा। क्लियर है। तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, ना के बराबर, एकदम जीरो। ठीक है। लिक्विड, ये भी, इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर होती है। लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर होती है।
गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया? और तीसरी बात करेंगे फ्लूइडिटी की, बहाव, फ्लो ऑफ नेचर। क्लियर है? अब तीनों में फ्लो ऑफ नेचर किस में ज़्यादा होगा? गैस में सबसे ज़्यादा फ्लो होगा। बोलो, गैस सबसे ज़्यादा फ्लो होगा ना। लिक्विड उससे थोड़ा कम, और सॉलिड तो फ्लो होगा ही नहीं। पक्की बात है? बोलो। अब इसमें एक्सेप्शन जानते हो, सेंड आ जाता है, सेंड फ्लो कर सकता है। वो आर वाच आता है ना, आर वाच, जो ऐसे होता है पूरा ऐसे, देखा है? आर वाच नहीं देखा है? अरे सेंड वाच इसको बोलते हैं कि हम उसमें सेंड भर देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है। पक्की बात है? या बालू को हाथ में ले लो, ऐसे गिराओ तो जैसे लग रहा है फ्लो हो रहा है। तो सेंड आपका क्या है, सॉलिड है लेकिन फ्लो कर रहा है ना, वो एक्सेप्शन है। वो सब क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है? तो फ्लो नेचर किस में ज्यादा होगा, गैस में। ठीक है? उससे कम, लाइट भग गया क्या भाई, उससे कम किस में होगा, बोलो, लिक्विड में। और सबसे कम ना के बराबर किस में होगा, सॉलिड में। पक्की बात है? तो तीन चीजों की हम लोगों ने बात किया, एक, चार चीजों की। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो बताओ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होता है, क्या होता है? हाँ, कम होता है ना, बोलो। और लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में ना के बराबर होता है। ठीक है? तीसरी बात, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में भी ना के बराबर होती है और गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड में फ्लूइडिटी ना के बराबर है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा और गैस में लिक्विड से ज्यादा। पक्की बात है? आ रही बात समझ में? ठीक, ये है हमारे क्या, मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, जिसको आपने पढ़ा। पक्की बात है? अब आगे हम बात करते हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। थोड़ा सा लाइट कम कर ले, लाइट कम कर ले, रुकिए बता रहे हैं। हो गया कम, मैक्सिमम यही है। हाँ हो गया, चालू कर लीजिए, जनरेटर चालू कर दीजिए। ठीक है? हाँ, तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी रिलेट करता है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और मोशन में रहने की वजह से जो भी एनर्जी आती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? कोई पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं? रेस्ट में रहने की वजह से, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पक्की बात है? जैसे कि अगर हम दौड़ने लगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे देखने को मिलती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में। बोलो, अभी आप दौड़ो, रन करो, तो आप किस में आ जाओगे? काइनेटिक एनर्जी में। आपके अंदर क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी आपको कैसा फील कराएगा? हीट एनर्जी के फॉर्म में। कैसा? हीट एनर्जी के फॉर्म में। पूरी बॉडी गर्म हो जाती है कि नहीं? ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से। चुपचाप बैठे हुए हो तो रेस्ट में रहने की वजह से जो भी एनर्जी आती है वो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यही दो चीजें चिपका दो किस पे? सॉलिड पे, लिक्विड पे और गैस पे। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड में मूवमेंट ना के बराबर होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लिक्विड में मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, और गैस में सबसे ज़्यादा होगी। और उल्टा कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में सबसे, और सबसे कम किस में है? गैस में। पक्की बात है? समझ गए? ठीक है? तो इन 5-6 चीज़ों के बारे में जो चर्चा किया है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? बनते हैं। क्लियर है? तो इसको पूरा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, डिफ्यूजन क्या होता है, समझे कि नहीं? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन के बारे में आपको मैंने बताया था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर डिफरेंट मैटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर डिफरेंट मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। दो अलग अलग मैटर को अगर आपस में क्या कर दो, सेम मैटर भी ले सकते हो और दो डिफरेंट मैटर भी ले सकते हो, और आपस में क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। पक्की बात है? बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसमें डिफ्यूजन की तो बात हो गई, अब इसमें बात कर लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। स्टेट चेंज कैसे होता रहता है, स्टेट चेंज कैसे होता है, ठीक है। अब हम स्टेट चेंज की बात करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा जी, वो होता है कि सॉलिड है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और इसका उल्टा भी चल सकता है, गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब एक एक स्टेप इसमें बात कर लेंगे, ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग बोलते हैं। और ये स्टार्ट कहां से हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड से अगर गैस में जाता है इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। और इसी वेपराइजेशन में एक वर्ड और आता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन कैसे होता है? इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इवापोरेशन केवल सरफेस पे होता है, लिक्विड के सरफेस पे। वहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं, फिर हल्का होते हैं और फिर उड़ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और वेपराइजेशन कब होता है? बॉइलिंग के टाइम में। कब होता है? बॉइलिंग के टाइम में होता है, ठीक है। जब लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉइल करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें केवल सरफेस में नहीं बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग क्या होती है, होल लिक्विड में होती है। पूरा लिक्विड एक साथ क्या करता है, बॉइल करता है, और उसमें गैस, लिक्विड गैस में बदल के वेपराइज हो जाते हैं। पक्की बात है? अब जब गैस से हम लिक्विड में आएंगे, तो जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या कह देंगे जी, कूलिंग कह देंगे। क्या कह देंगे? कूलिंग। कि गैस को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इसी को कंडेंसेशन बोलो या कूलिंग बोलो। फिर लिक्विड से हम जब सॉलिड में आते हैं इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग कहते हैं। पक्की बात है ना, ठीक है। लिक्विड को फ्रीज करोगे तो क्या किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, मतलब आइस में बदल जाएगा। पक्की बात है ना। तो सॉलिड की जगह पे आप क्या ले सकते हो, आइस, वाटर और गैस ले सकते हो ना, ठीक। अब एक प्रोसेस आता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैम्फर हो गया, ठीक है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है। तो कैम्फर को जला के कभी देखा है, कैम्फर कपूर जलाया है, जलाओगे तो उसमें लिक्विड तुमको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वो जल के गैस में बदल जाएगा, उड़ जाएगा। पक्की बात है ना। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट, कि कैसे कैसे स्टेट में चेंज होता है। अब इसमें हम एक एक की बात कर लेते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है। डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। पक्की बात है, बोल लोगे, ठीक। फिर इसमें हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे
सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। एट दैट टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, एट दैट टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पक्की बात है? तो मेल्टिंग प्रोसेस और पॉइंट समझ में आया? प्रोसेस में क्या बोलोगे? द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोलोगे? एट दैट टेम्परेचर, हाँ, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। पक्की बात है? फिर हम आते हैं बॉइलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अब बॉइलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस। अब इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? कि एट दैट टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे लिए, वाटर के लिए? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पक्की बात है ना? बोलो। अगला इसमें बात करते हैं सीधे कंडेंसेशन की। तो ये कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन हो गया। फ्रीजिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ये फ्रीजिंग हो गया। पक्की बात है ना? और सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है? तो इतना आसान है डेफिनेशन को याद करना पूरी तरीके से, और एक बार में ऐसे मैप बनाओगे, ठीक है, और एक एक करके सबको बोल जाओगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट जानते ही हो, एट दैट टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। पक्की बात है? फ्रीजिंग पॉइंट को हम 0 बोल सकते हैं, बोलो 0 डिग्री से बोल सकते हैं ना? हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है? अब इसमें आते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल के बारे में, अभी जो टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, ये मेनली हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप्स के, बाकी 4 भी होते हैं। ठीक है? तो पहला हमारा है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल, और चौथा है रैंकलिन, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है? तुम्हें बस पढ़ना है 3। ठीक? अब सबसे पहले बात करते हैं किस स्केल के बारे में? डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में। ठीक है? तो इसमें सबसे लोअर में जो टेम्परेचर होता है 0। ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है? 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वो रिमोट देना तो एसी चालू कर दे हम। ठीक? बात समझ आ रही है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इसके बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, ऐसे लाइन होते हैं, वो नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 100 नंबर ऑफ डिवीजन होता है। ये जो लाइन बनी होती है ना, ठीक है, तो 100 नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ठीक है? तो ये जो स्केल था वो किसके द्वारा दिया गया था? सेल्सियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था जी? सेल्सियस एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है? सेल्सियस किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। उसने ही, उसी के नाम पे ये स्केल पड़ गया सेल्सियस। ठीक है? पक्की बात है? अब कोई दूसरा वैज्ञानिक मान लो आया फ़ारेनहाइट, और बोला नहीं, हम इस स्केल को नहीं मानेंगे। ठीक है? हम अपना स्केल यूज करेंगे, और मेरे इस स्केल में जो लोअर पॉइंट होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, सेल्सियस ने बोला कि हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट ने क्या बोला? मेरे स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 32 डिग्री। तो हम 32 डिग्री नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और कहाँ तक जाता है ये? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। ठीक है? अब इनके बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो होते हैं 180। घटा के देखो, 212 में से 32 घटाओ, 180 आएगा, और 100 माइनस 0 करो तो 100 आएगा। नंबर ऑफ डिवीजन निकालना आसान है ना? ठीक है? अपर माइनस लोअर कर देंगे, नंबर ऑफ डिवीजन
पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एक अगला साइंटिस्ट आता है, ये देखो फ़ारेनहाइट। अगला साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है केल्विन, और उस केल्विन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हमारे में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह होगा 273 केल्विन, ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373 केल्विन। नंबर ऑफ डिवीजन कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो ये तीनों के तीनों जो स्केल हैं, 11 वाले दोनों बच्चे हाँ ठीक है, अभी इनको छोड़ते हैं। बना रहे हैं, हाँ हाँ, ये बन रहा है। ये तीनों के तीनों जो स्केल हैं, ठीक है, ये तुम्हारे एक ही चीज़ के लिए यूज होंगे, टेम्परेचर मेजर करना है, बस नंबर अलग अलग है। वैसा तो हम भी बना सकते हैं, हम भी कोई अलग से स्केल ले लें और वहाँ पे हम अपना नंबर दाग देंगे कि मेरा स्टार्ट होगा 25 से, हैं, और जाएगा 125 तक, 100 डिवीजन बना दिए। बोलो, तो मेरा स्केल भी सही होगा, मेरा स्केल भी सही होगा, ठीक है। तो जब भी मेरे स्केल में 25 बोला जाएगा तो तुम सेल्सियस स्केल में क्या समझोगे? 0 समझोगे। फ़ारेनहाइट के स्केल में क्या समझोगे? 32 डिग्री समझोगे। और केल्विन के स्केल में क्या समझोगे? 273 समझोगे। पक्की बात है? आ रहा समझ में? तो सेल्सियस के स्केल में ये फ्रीजिंग पॉइंट है 0, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 32, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 273। ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। फार्मूला बनाने का सबसे सिंपल प्रोसेस, कैसे फार्मूला हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा तुम लोग को। अब देखो फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग आसानी से। ये मान लो हमारा स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो, इधर हमारा है कौन सा? फ़ारेनहाइट। इधर क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इधर क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये हमारा है केल्विन, जिसमें क्या होता है 273 केल्विन, और ये हमारा है 373 केल्विन, ठीक। फार्मूला कैसे बनाना देखो ध्यान से। अगर आप इससे मेजरमेंट करोगे, मान लो इसको लिया और आपने इसका यूज किया, जब यूज करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ सेल्सियस आएगा जी, आएगा ना, कुछ रीडिंग आएगा ना, 50, 60, 70 कुछ तो आएगा। पक्की बात है। इसमें क्या आएगा जी? कुछ फ़ारेनहाइट आ सकता है और इसमें कुछ केल्विन आ सकता है। तो अभी तुम्हारे लिए अपर कौन हो गया? सी। तुमने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और मान लो आ गया क्या? सी। सी की जगह पे 70, 80 कुछ भी, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? मैक्सिमम है। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? वो मैक्सिमम। और लोअर क्या है? 0, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कौन है? F। और लोअर कौन है? 32। इसमें मैक्सिमम कौन होगा? K। और लोअर कौन होगा? 273। तो देखो कैसे करना है, अपर माइनस लोअर बाय नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। फार्मूला बन गया। बोलो, अब अगर आपको सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो इन दोनों को क्या दिखा दोगे? बराबर दिखाओगे। तो देखो 100 से 100 कैंसिल होगा, 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल। इन दोनों को बराबर दिखाओगे इक्वेशन में, तो ये इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा जी? C इज इक्वल टू K माइनस 273। एक फार्मूला बन गया ये। तो अगर आपको केल्विन दिया जाएगा तो किस में कन्वर्ट कर लोगे? सेल्सियस में। और सेल्सियस दिया जाएगा तो किस में कन्वर्ट कर लोगे? केल्विन में। जैसे एग्जांपल देते हैं। अब मान लो एग्जांपल में हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस और कन्वर्ट करना है किस में? केल्विन में। तो C की जगह पे क्या रखोगे? 25। हाँ, या मान लो सबसे आसान कर देते हैं, मान लो हो गया, हमने दिया 37 डिग्री सेल्सियस और किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। अब तो आसानी से जोड़ लोगे। C की जगह पे क्या रखोगे? 37 और माइनस 273 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 273 और 37 300 केल्विन। क्या हो जाएगा जी? 300 केल्विन। समझ में आया? बोलो। तो जो भी देगा यहाँ पे उठा कर रखना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।